हेलो बच्चों और नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज मैं आप सबके लिए अतीत से वर्तमान कक्षा 8 के अध्याय 2 को लेकर आया हूं और शीर्षक है उस अध्याय का भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अब उस राज्य और शासन की स्थापना इसको कह सकते हैं, लेकिन शीर्षक क्या है? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इस अध्याय में हम इंग्लैंड के व्यापारिक जो कंपनियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में मूलतः व्यापार करने ये कंपनियां आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, व्यापार के माध्यम से वो हमारे देश में क्या करने लगी, शासन करने लगी। और यह घटना अचानक नहीं घटी थी, इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम है। यानी व्यापार से कैसे वो शासन करने लगे, इसी प्रक्रिया को समझेंगे इस अध्याय में। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। हमने पिछले कक्षाओं में 8वीं शताब्दी में किसी देश के व्यापारी भारत में कैसे व्यापार करने आए थे। 7वीं कक्षा में हमने पढ़ा था मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बारे में पढ़े थे और यूरोपीय देश के बारे में पढ़े थे। 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने वो किस उद्देश्य से आए थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपको ये पूरे पाठ को और एक जगह जानना है तो इस वीडियो को पूरा एक एक करके देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर मौके पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लंबा दिख रहा है तो रोक के फिर उसको बाद में देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोप के बीच व्यापार। भारत और यूरोप के बीच के व्यापार। अब देखिए, पहले अंग्रेज भारतीय माल अरब के बाजारों से खरीदते थे। कहाँ से खरीदते थे? अरब के बाजार से। अरब लोग रेगिस्तान के मार्ग से भारत आकर यहाँ का माल अपने देश ले जाते थे और अपने देश में अंग्रेजों का माल ऊंचे दामों पर बेचते थे। इससे अंग्रेज व्यापारियों को उन मालों को अपने देश में बेचने पर क्या होता था? कम मुनाफा होता था। अब 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होकर स्थल मार्ग से भारत आकर माल खरीदना और अपने देश में ले जाकर बेचना शुरू किया। इसमें उन्हें रास्ते में लूट जाने का डर बना रहता था और कई जगह चुंगी कर भी देना पड़ता था। अरब व्यापारी भी उन्हें तंग करते थे। 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए उत्तमासा द्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तटों पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और वास्को डी गामा जिन वस्तुओं को भारत से लेकर लौटा उसे उसकी यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। अब देखिए कैसे आया था वो। ये यूरोप है। देखिए इस चित्र में आप इसको देख सकते हैं, कितना दूर वो आया हुआ। यहाँ से वो सब लोग निकले थे। ये पूरा आपका ये अफ्रीका है। यहाँ से होते हुए आपको ये भटकते ऐसे भटकते ये यहाँ होके ऐसे घूमते ये लोग यहाँ पहुँचे थे। ये इतनी लंबी यात्रा उन्होंने वास्को डी गामा ने तय की थी। बाद में ये क्या हुआ, बाद में ये जो कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, भारत की खोज नहीं की थी, उसने समुद्री यात्रा की खोज की थी। बाद में यह इस प्रकार व्यापार होने लगे इस रास्ते से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। अब वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा की व्यापारिक सफलता से उत्साहित होकर उसके द्वारा खोजे गए समुद्री मार्गों की जानकारी से यूरोप के कई देश व्यापार के लिए भारत आने लगे। कई देश व्यापार की भारत आने, इसमें कौन सा? पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क की कंपनियां प्रमुख थी। इन्हीं कंपनियों में एक प्रमुख कंपनी थी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। यही वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में व्यापार करने आई, पर हमारे देश को अधीन कर 200 वर्षों तक शासन किया।
आइए अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबको संक्षिप्त में जानते चलते हैं, आप लोग इसे पूरे पार्ट को डीपली पढ़ लीजिएगा। मैं इसको बेसिक चीज़ें बताता और प्रमुख चीज़ें बताता चलता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की कुछ व्यापारियों ने की थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क देशों की कंपनियों के साथ इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की ही टकराने लगे और उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो गया। सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा, मसाले आदि खरीदती थी। ये कंपनियां सोना देकर भारत से ये सामान खरीदती थी। चूँकि वहाँ के उत्पादों को भारत में मांग नहीं थी, एक तरह की वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनियां बेचती थी, तो उस वस्तु की कीमत यूरोपीय बाजार में कम हो जाती थी। अतः इन कंपनियों में एक दूसरे को भारतीय बाजार से खदेड़ने की हिंसक होड़ शुरू हो गई। मान लीजिए एक ही चीज़ बाजार में है और कई सारे लोग बेचने लगे। डिमांड उतना नहीं था, लेकिन कई सारी चीज़ कंपनियां एक ही सामान को एक जगह बेचने लगे तो होड़ हो जाएगा और दाम कुछ लोग कम करने के बेचने लगेंगे। तो इसलिए क्या हुआ है कि वो एक दूसरे को भारत से खदेड़ने में लगे कि हम ही अकेले ले जाके यूरोप में बेचेंगे, हमको दाम अच्छा मिलेगा। इन कंपनियों द्वारा भारत में खरीदे गए माल को जहाज पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने के लिए फैक्ट्री में रखा जाता था। तब ये फैक्ट्री आज के कारखाने से अलग एक ऐसे गोदाम थे जिसकी किलेबंदी हो सके और इनकी सुरक्षा के लिए सशस्त्र सैनिकों की भर्ती होती थी। किसकी? उस फैक्ट्री की, जिन्हें यूरोपीय तरीके से नियमित ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे ये सैनिक कई भारतीय राज्यों के सैनिकों की अपेक्षा ज़्यादा कुशल होते थे। ठीक है, यानी उस फैक्ट्री की रक्षा करने के लिए सैनिक रखे जाने लगे जिससे कोई माल उसका लूट नहीं ले। ठीक है, और इस तरह से वो व्यापार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी परिप्रेक्ष्य में और ये परिदृश्य में। आइए अब अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष को जानते हैं और इसको समझते हैं। 18वीं सदी के आरंभ में एक अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनी को भारतीय और एशिया के महत्वपूर्ण बाजार क्षेत्र से खदेड़ दिया था। किसने? अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने। अब उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया था। इन्होंने तो खदेड़ दिया औरों को, अब उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया। इसमें भारत में मुगल शासन कमजोर हो गया था। छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे जो आपस में लड़ते थे। इन कंपनियों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर ऐसे राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास किया और उन्होंने ये प्रयास शुरू कर दिया। उनसे करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एक अधिकार के बदले वे राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा करने लगे। अब यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। जब यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो भारत में भी इन दोनों कंपनियों, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो कहाँ की थी? फ्रांस की थी। के बीच संघर्ष होने लगा, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से हुई। अब देखिए, कर्नाटक का सूबा मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इसकी सीमा के काफ़ी करीब था। जब फ्रांसीसी थे तो वहीं टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब लोग उसी समय में हुआ करते थे। सन 1740 में फ्रांसीसियों के सैन्य शक्ति बढ़ती देख कर्नाटक के नवाब ने उनके खिलाफ एक सेना भेजी, जिसे फ्रांसीसियों की छोटी सेना ने हराकर साबित कर दिया कि यदि एक छोटी सेना भी अनुशासित, प्रशिक्षित और नियमित वेतन प्राप्त हो तो बड़ी भारतीय सेना को हरा सकती है। उसके बाद 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेज कंपनियां अपनी पसंद के व्यक्ति को वहां का नवाब बनाकर और फ्रांसीसियों को तगड़ा झटका दे दिया। किसने? अंग्रेजी हुकूमत वाले लोग। आइए अब जानते हैं अंग्रेज और बंगाल, इनके बारे में हम जानते हैं।
संघर्ष का क्षेत्र जब कर्नाटक के बाद उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया तो बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। मुगलों की केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर बंगाल के मुगल दीवान मुर्शीद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा वे मुगल बादशाह को राजस्व नियमित भेजते थे। कौन? मुर्शीद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, पर वे मुगल बादशाह को राजस्व नियमित भेजते थे। उसके बाद 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। उसके बाद उनका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। तो उसके परिवार में साजिश और झगड़े शुरू हो गए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। जब उनका आपस में ही झंझट शुरू हो गया तो उन लोगों ने वहाँ इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। अब देखिए बंगाल में कैसे शासन शुरू हो गया, यहाँ हम लोग जानेंगे। यहाँ बंगाल में व्यापार से शासन तक, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। आप इसको विस्तृत ढंग से पढ़िएगा। अब देखिए कैसे होता है। बंगाल में पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली के किनारे शुरू हुई। व्यापार में वृद्धि हुई तो इस फैक्ट्री के चारों ओर कंपनी के अधिकारी और व्यापारी बसने लगे। फिर इस आबादी के चारों ओर किला बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। यही है फोर्ट विलियम, यही है वो किला, फोर्ट विलियम किला। ठीक है, चलिए 1696 से 12 में 1200 रुपये देकर अंग्रेजों ने 3 गांवों गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता को जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? 3 गांवों गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता, कालीकाता वहीं आज कोलकाता है, कि जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता कहा जाने लगा, जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं। अब देखिए 1717 ईस्वी में कंपनी ने मुगल सम्राट फारुखसियर ने 3000 वार्षिक कर देने के बदले कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। किसने? फारुखसियर। कंपनी ने किससे? फारुखसियर से। क्या हो गया? 1717 में कंपनी ने मुगल सम्राट फारुखसियर ने 3000 वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इससे बंगाल में राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिली इस छूट से उसके कर्मचारी अपना निजी व्यापार का फायदा उठा रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी से नाखुश होकर उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसकी किलाबंदी के विस्तार पर रोक लगा दी। किसने? सिराजुद्दौला ने। अब कंपनी ने सिराजुद्दौला के खिलाफ उसे हराने का प्रयास शुरू किया तो उसने 30,000 सिपाहियों के साथ कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध छेड़ दिया, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला से ही हुआ था, 30,000 सैनिक। अब देखिए सिराजुद्दौला ने क्या किया? युद्ध छोड़ दिया और वो मारा गया। अंग्रेजों ने उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी सत्ता की स्थापना हुई। कहा जाता है कि पलासी के युद्ध के बाद में ही आपको अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। और यहाँ पलासी को जान लेते हैं। पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूल, पलास का फूल कैसा होता है? लाल फूल, लाल होता है, से गुलाब बनाया जाता था, जिसकी होली में इस्तेमाल होती थी। पलासी का युद्ध हो गया। हमने पलासी के युद्ध को देख लिया। कब हुआ? 1757 में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के झंझट में फंसना मुनासिब नहीं समझा। उसका ध्यान राजनीतिक सत्ता को अपने चंगुल में रखकर अपने व्यापार को बढ़ाने और मुनाफा कमाने तक सीमित रहा। उसने कर्मचारी भी अपना निजी लाभ उठाने के लिए लूट खसोट करने लगे। किसके? कंपनी के कर्मचारी।
मीर जाफर ने इस लूट खसोट की नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। किसने? मीर जाफर ने क्या किया? वो इसका विरोध शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। अब उसने इस खुशी में कंपनी को पर्दमान, मिदनापुर, चटगांव जैसे जिले को जमींदारी सौंप दी। किसने? मीर कासिम ने, क्योंकि उसको नवाब बना दिया था मीर जाफर के बाद। दूसरी तरफ कंपनी के शिकंजे से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले लिया। कौन? मीर कासिम। वहाँ मजबूत किलेबंदी की और करीब 40,000 सैनिकों को फौज तैयार की। यूरोपीय प्रशिक्षकों यानी फ्रांसीसियों की मदद लेकर सेना को शक्तिशाली और आधुनिक बनाया। उसने कंपनी के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सिजाउद्दौला की भी मदद मांगी। कौन? मीर कासिम। तीनों की संयुक्त सेना के साथ बिहार के बक्सर, यहाँ आ गया आपको बक्सर का युद्ध, जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तीनों संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ बिहार के बक्सर में 1764 में युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना हार गई। फिर समझौते के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और राजस्व का अधिकार मिल गया। इतनी बड़ी सेना भी वहाँ हार गई। याद देख लीजिएगा, बक्सर जो था ना, बक्सर का नाम पहले क्या था? व्याघ्रसर। व्याघ्रसर था, ठीक है। और धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते क्या हुआ? बक्सर हो गया। इसको आप देख लीजिएगा बक्सर का नाम क्यों पड़ा था। इसको हम अगर देखें तो कहते हैं कि वेद मंत्र की रचना करने वाले बहुत से ऋषि यहाँ हुए। इस स्थान को वेद गर्भ कहते हैं। यहाँ गौरीशंकर मंदिर के पास एक तालाब है जिसका पहले नाम अघसर अर्थात पाप को दमन करने वाला। कहते हैं वेदशिरा नामक एक ऋषि ने दुर्वासा ऋषि को उकसाने के लिए व्याघ्र का रूप बनाया। इस पर क्रोधित होकर दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया, किंतु व्याघ्र ही वो बना रहा। अंत में इसी तालाब में नहाने से वेदशिरा अपना असली रूप पा सके। तब से इस तालाब का नाम क्या पड़ा? व्याघ्रसर। पीछे इस शहर का नाम धीरे धीरे व्याघ्रसर से वगसर और अंत में बक्सर हो गया। यही है बक्सर की कहानी। अब धीरे धीरे जो है बहुत सारे बदलाव शुरू हुए। जब बक्सर की जो लड़ाई हो गई उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे आपको लड़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे कंपनी शासन करने लगा। अब कंपनी का दक्षिण भारत की तरफ चलेगी। आइए उसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दक्षिण भारत और अंग्रेज। दक्षिण भारत और अंग्रेज। अब बक्सर की लड़ाई हो गई थी, अब वो दक्षिण की तरफ वो चलने लगे थे। दक्षिण भारत में मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान ने 1785 में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मित्रता कर अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था, जिसे अंग्रेज उसके खिलाफ युद्ध छोड़ दिए और 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया था। टीपू सुल्तान के मौत के बाद अंग्रेजों ने वोडियार राजवंश के हाथों मैसूर का शासन सौंपकर अप्रत्यक्ष रूप से मैसूर में अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। मैसूर को अपना अधीन में कर लिया था और धीरे धीरे ये उस तरफ से बढ़ना शुरू कर दिया। देखिए कैसे उन्होंने कंपनी स्थापित की, बंगाल पर उन्होंने कब्जा किया, फ्रांसीसियों को भगाया, फिर दक्षिण भारत में गए, फिर पश्चिम भारत में वो। आइए पश्चिम भारत में हम जानते हैं पश्चिम भारत में वो कैसे गए और किस तरह से उन्होंने काम किए। पश्चिम में तो उनको मराठों से मुलाकात होगी। अंग्रेज और मराठी, अंग्रेज और मराठी, आइए इनको देखते हैं। 1817 से 1819 के युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी पूरी तरह से कंपनी के अधीन हो गया। यहाँ भी मराठे किससे हार गए? उनसे। और अब उसके बाद ये कहाँ चले गए? फिर ये पंजाब की तरफ गए। पंजाब में गए। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई और इस स्थिति का लाभ उठाकर 1849 में कंपनी ने पंजाब में भी अपना नियंत्रण कर लिया। उसके बाद ये इन्होंने एक नीति अपनाई, विलय नीति। सबको मिलाओ, विलय करो अपने में।
विलय नीति में कंपनी की विलय नीति के तहत यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाए और उसका कोई पुत्र न हो तो कंपनी उस राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत कंपनी ने भारत के कई राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को अपने नियंत्रण में ले लिया। विलय नीति वाली ये अजीब तरह से इसको ले दे के हड़प नीति ही कहते हैं उसको। कंपनी हुकूमत की स्थापना 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। चारों तरफ तो उन्होंने नियंत्रण कर ही लिया था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह कर लिया। 1600 ईस्वी में स्थापित एक व्यापारी कंपनी ने 1856 ईस्वी तक पूरे भारत को अपने अधीन में कर लिया था। देखिए कैसे कंपनी आई और पूरे भारत पर उसने अपना कर लिया था। अपना लाभ सर्वोपरि, उनका अपना लाभ सर्वोपरि था। भारत की आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर अंग्रेज यहाँ वास्तविक शासक बन बैठे, पर वे सीधे सीधे शासक अपने हाथों में लेने के बदले अपने लाभ पर नजर रखे। इसके लिए उन्होंने लूट खसोट, जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी, फूट डालो, राज करो वाली नीति करते हुए और हर संभव नाजायज तरीके उन्होंने अपनाए और यहाँ के भारत पर उन्हें शासन किया। इस तरह इस पाठ की मूल बातों को हमने आपके सामने रखा और हम अब पाठ के अंतर्गत पाठगत जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो याद करने वाले होते हैं, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसको देखेंगे और उसके बाद हम पाठ के प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पाठगत प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और इसको एक एक करके जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं उसको। अब देखते हैं पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद पाठगत प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी पे जाएंगे। तो इस पाठ में हमने देखा और जाना और इसको याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। 15वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी लाल सागर से होकर भारत आए थे। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 में उत्तमासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था। इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी का प्रधान कार्यालय पौंडीचेरी में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली के किनारे शुरू हुआ और यहीं फोर्ट विलियम किला भी बना। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता गांव को मिलाकर कलकत्ता बना जो आज कोलकाता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा हुआ था। 1757 प्लासी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला जो 30,000 सैनिकों के साथ लड़ रहा था की हार हुई थी सिराजुद्दौला की। प्लासी का नाम पहले फलासी था। पलास के लाल फूलों के कारण इसे फलासी कहा जाता था। पलास के लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जो होली में काम आता था। उसके बाद है आपको मीर जाफर का दामाद जो था वो मीर कासिम था और 1760 में बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। यह बहुत बार पूछा जाता है। दस्तक व्यापार कर चुंगी नहीं लगने का अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र था। यह एक प्रमाण पत्र था जिसको जारी कौन करता था? अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष जारी करता था और इसको दिखाने पर क्या होता था? व्यापार का चुंगी नहीं लगता था। ये दस्तक, इसको ध्यान रखना है। बक्सर का पुराना नाम क्या था? बक्सर का पुराना नाम व्याघ्रसर था। व्याघ्रसर जो बाद में बक्सर हुआ और फिर तब जाके कालांतर में बक्सर हुआ। मीर कासिम, शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। 3 लोगों की सेना मिलकर लड़ी थी इसको।
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था और दूसरा अवध का नवाब था। सहायक संधि करने वाले शासकों को अपने यहाँ एक अंग्रेज का अधिकारी रखना पड़ता था, जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। 1799 में टीपू सुल्तान, यह हैदर अली का बेटा था, यह मारा गया। कहाँ? श्रीरंगपत्तनम में। पूछा जाता है। चलिए आगे है। अब पानीपत की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। पानीपत की लड़ाई पूछा जाता है कि कितनी लड़ाइयाँ हुई पानीपत की। तो 1761 में पानीपत की तीसरी मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्या तीसरी? क्या यहाँ युद्ध लिखना छूट गया है, आप उसे युद्ध समझेंगे। क्लियर है? पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1,00,000 से ज़्यादा सैनिक को हरा दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556 में हुआ था। उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से जाने जाते थे, अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह बहुत निर्णायक जीत थी। तो 3 पानीपत की लड़ाई हुई। कब? 1526, 1556 और 1761। यह इब्राहिम लोदी और बाबर, यह हेमू और अकबर, और यह किसके बीच में? मराठा और अंग्रेज के बीच में। इसको याद रखना होता है हमेशा। चलिए, उसके बाद है विलय नीति के अंतर्गत नियंत्रित प्रमुख राज्य कौन से थे? पूछा जाता है। विलय नीति को मानने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और फांसी। ये क्रम है उनका, इसको याद रखना। ये महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको हमें याद रखना है, कंपटीशन के लिए बहुत लाभकारी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पाठगत प्रश्न, यानी पाठ के अंदर आने वाले प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न नहीं है, पाठ के अंदर से हमने प्रश्न निकाले हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ब्रैकेट में कर करके इन सब चीज़ों को। चलिए, प्रश्न क्या है? पहला, 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे? तो उत्तर क्या है? 8वीं शताब्दी में अरब देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। दूसरा प्रश्न, 1707 में, इसी पहले प्रश्न का दूसरा खंड है। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने? 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में जिन नए राज्यों का उदय हुआ, उनमें सबसे प्रमुख था बंगाल, अवध, हैदराबाद, जिसको निजाम होता था, साथ ही मराठा राज्य, सिख और जाटों के राज्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताएं जो 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश आए। 15वीं और 17वीं शताब्दी में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में अपनी व्यापारिक पैठ जमा ली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अब वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाल का ही रहने वाला था। 1498। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में भारत आए। फिर 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश, इंग्लैंड, हॉलैंड, जिसको डच कहा जाता है, डेनमार्क, फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय किन किन वस्तुओं को खरीदा और सूची बनाइए। वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय इन चीज़ों को खरीदा: काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, रेशम, मलमल के कपड़े और भारत के मसाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वाणिज्यवाद से क्या समझते हैं। वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां आती है। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा इसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर है? देखिए किताब में इसको ब्रैकेट में लिखा है। आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करती हैं? आज की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए विभिन्न माध्यमों से अपना खूब प्रचार करती हैं। साथ ही अन्य कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले अपने उत्पादों की कीमत कम करके छूट, उपहार आदि आकर्षक योजनाएं बनाकर अपना मुनाफा बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इस क्रम में वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को कमतर भी कर देती हैं। इसको भी ध्यान रखना होगा।
आज मुर्शिदाबाद शहर की क्या स्थिति है पता करें। अपने शिक्षक की सहायता से विशेष पता करें, आप अपने शिक्षकों से ये पूछ सकते हैं। वैसे आपका मुर्शिदाबाद एक आधुनिक शहर है जहाँ व्यापार के काफ़ी साधन फल फूल रहे हैं, पर पूर्व की तरह इसका महत्व नहीं रहा है। पहले इसका बहुत महत्व था इतिहास में, लेकिन अब नहीं रहा। आप इसको जान लीजिएगा शिक्षक से। कंपनी की फैक्ट्री मद्रास और बम्बई में थे। आज इन शहरों को किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है, आज मद्रास को चेन्नई और बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के क्या परिणाम हुए होंगे? इससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ होगा और अंग्रेजों की तो चांदी ही बनाई होगी, यानी उन्हें लाभ ही लाभ हुआ होगा। अगला है, मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है तथा मुंगेर किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर मुर्शिदाबाद से वहाँ राजधानी बनाया गया था। मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, कर्ण की किला और माँ चंडी के स्थान और मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कंपनी के दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए? कंपनी को दीवानी मिलने से कंपनी को इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया, शासन पर अप्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हो गया और व्यापार में खूब लाभ भी प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 10वां। कंपनी की सफलता के उपर्युक्त कारणों में से आपके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? इनके अतिरिक्त आप किस और कारण से बता सकते हैं? यहाँ उपर्युक्त का मतलब है, जब किताब पढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ जहाँ प्रश्न पूछा गया है उसके ऊपर उसका वर्णन किया गया होगा, उसको पढ़ के और इस उत्तर को देखिएगा तो आ जाएगा। ये चूंकि किताब के अंदर के प्रश्न है, इसलिए उपर्युक्त की बात यहाँ आई है। कंपनी की सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उपर्युक्त कारणों में से, चूंकि किताब के अंदर का प्रश्न है इसलिए उपर्युक्त बार बार आ रहा है। उपर्युक्त कारणों में से मेरे अनुसार यह था कि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें, बंदूकें थीं। कंपनी की सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण रहा भारतीय शासकों का आपस में फूट और लगातार आपस में लड़ते रहना, जिसके लिए वे विदेशी शक्ति से भी हाथ मिलाने को तैयार रहते थे। बहुत बड़ा कारण था फूट वाला। आइए अब देखते हैं अपनी और चीज़ों को। चलिए आइए फिर याद करें और रिक्त स्थानों को देखते हैं। ये रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करते हैं। तो पहला क्या है? पहला है भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी भूमिका थी? अरब सौदागरों की भूमिका थी। क्लियर है? ठीक है। दूसरा देखते हैं। कंपनी का खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था। कंपनी का खरीदा गया माल कहाँ रखा जाता था? फैक्ट्री में रखा जाता था। यहीं से ना सारा मामला शुरू हुआ। फैक्ट्री में रखा जाता था और फैक्ट्री की रक्षा के लिए सैनिक रखने पड़े और वही सैनिक से बड़ा बड़ा सैनिकों का फौज खड़ा हो गया और उसने भारत पे अंग्रेजों ने राज कर लिया। फैक्ट्री वो मूल कारण था। चलिए अगला है गौ। एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को डैश कर दिया। क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। उसके बाद अगला क्या है? घ। अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। किसने? सुजाउद्दौला और शाह आलम ने, यानी अवध के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम ने। ठीक है। उसके बाद अगला है 5वां अंग। डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है। आगे देखते हैं सही और गलत। चलिए इसको देखते हैं। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे? बिल्कुल नहीं। वो क्या था? यहाँ सोना चांदी दे के और यहाँ से सामान वहाँ ले जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। बिल्कुल सही है। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासनों के अधीन होते चले गए। बिल्कुल सही है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा था। बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेना थे, बेहतर तोपें और बंदूकें थे। एकदम एग्जैक्टली सही है। यानी इसमें से ख, ग, घ, अंग 4 सही है, पहला गलत है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है प्रश्न के उत्तर। चलिए ये प्रश्न के उत्तर किताब के प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है?
पहला प्रश्न है हमारा, यूरोप के व्यापारियों ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, क्यों? चलिए उत्तर देखते हैं। यूरोप के व्यापारी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्य में व्यापार के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से ही ये सुविधाएं मिल सकती थी। अतः उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधाएं पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में मशगूल हैं और उनमें फूट और वैमनस्य है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक सत्ता पर उनकी पकड़ भी मजबूत होती गई और अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी उन्हें मिलने लगी। और क्या हुआ, उनको मिल भी गई, ये गलती से लग गया। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज बंगाल को क्यों अधिकार करना चाहते थे? बंगाल बड़ा प्रमुख था, वहाँ से सारा काम हो जाता था, इसलिए वो चाहते थे। आइए उत्तर देखते हैं। बंगाल एक बड़ा और धनी राज्य था। इसमें आधुनिक बिहार उड़ीसा भी शामिल था। आपको पता है ना, 1922 में बिहार अलग हुआ हमसे, उसके बाद हमसे कब अलग हुआ? उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद आपको झारखंड अलग हुआ। तो हम सब बंगाल के ही अंग थे। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता कि वहाँ से अन्य यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से दूर रखना और कुल मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था। ऐसी स्थिति बन जाने का अर्थ होता कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती उस पर उसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इन्हीं व्यापारिक कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया? चलिए उत्तर देखते हैं। 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरों के इलाके का हड़प कर अपने राज्य का विस्तार चाहते थे। उनमें एकता के अभाव की स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सकें। इसमें अंग्रेजों को निजी स्वार्थ तो था ही, भारतीय शासक भी इसमें अपना लाभ देख रहे थे। ये साथ ही होगा, नीचे आ गया है ये। उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार देखिए क्या कैसे बुद्धि लगाता था सब अंग्रेज सब। विस्तार होगा, साथ ही जो शासक या अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ के रास्ते में बाधा खड़ी करता, अंग्रेज उसके खिलाफ दूसरे राज्य के सहारे युद्ध छेड़कर उसे हराकर अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लेता था। ये फूट वाला था, हम लोगों में फूट थी, इसका फायदा अंग्रेज उठाते गए और हमारे ऊपर शासन करते गए। देखिए किस तरह से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया है, कैसे कौन सा प्रक्रिया अपनाकर। आगे है, अतः हर परिस्थिति में भारतीय शासकों को अंग्रेजों की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार करना ही पड़ता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पलासी और बक्सर के युद्ध में आप किसे निर्णायक मानते हैं? हम सबको पता है ना कि जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। बिना कोई कर दिए बंगाल में व्यापार करने का शाही प्रमाण अंग्रेजों ने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक शेर से प्राप्त कर लिया था, जिससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी क्षति हो रही थी। इसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध किया, पर नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। वो मीर जाफर के चलते वो मारा गया था। फिर उसके सेनापति मीर जाफर, इसी के चलते वो मारा गया था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेजों ने भारत की कंपनी की सत्ता की स्थापना शुरुआत कर दी। मीर जाफर ने इसके साथ दगा किया था और बाद में मीर जाफर को इसके दामाद मीर कासिम ने अपदस्थ किया था इसको। देखिए कैसे किए का फल मिलता है। मीर जाफर ने भी जब कंपनी की नीतियों का विरोध किया था, उसे हटाकर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को, देखो बोला है ना हमने, मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में वह भी अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया। उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब
दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों की खिलाफत की। चलिए आगे है। अंततः तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 में युद्ध हुआ, तीनों की सेनाओं के साथ, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई। इस हार के पश्चात 1765 में सिजाउद्दौला शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौतों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवाने मिल गए। इससे कंपनी को इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इससे उन्हें अत्यधिक व्यापारिक फायदा हुआ। अब वे बंगाल विजय के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक संसाधन पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे इतने से पता चल गया हो ना कौन सा बहुत बढ़िया और फायदे वाला युद्ध था। अतः यह स्पष्ट है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक था। बक्सर के युद्ध में 3 लोगों की सेनाओं को हराया था सब। यहीं से पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। अतः बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक था। आइए करके देखें में एक प्रश्न है। मीर कासिम, हैदर अली, टीपू सुल्तान, महाराजा रंजीत सिंह के चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपका कर इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करें। इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। इस तरह वर्ग 8 के पाठ 2 अतीत से वर्तमान का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आशा आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने साथियों को, अगर आप शिक्षक हैं तो अपने शिक्षक साथियों को, छात्रों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले पाठों को आपके लिए जल्दी लेके मैं आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी का।